प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपके सामने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं 12th क्लास हिंदी का प्रश्न पत्र। ये पूरा सॉल्यूशन देखना है आपको कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर किस टाइप का आता है। ये सामान्य हिंदी का पेपर है, जो एक तो सामान्य हिंदी होती है, एक साहित्य हिंदी होती है। तो पहले सामान्य हिंदी का पेपर सॉल्व कराते हैं आपको। जो यूपीएमएसपी साइट पे आपको पेपर दिया गया है उसका पूरा सॉल्यूशन है, और मैं उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आपको यूट्यूब किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो यदि आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं भी जरूर देखना चाहूंगा ये हिंदी का प्रतिदर्शन पत्र। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की बात करते हैं। इससे पहले मैंने 9th और 10th के कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए हैं आपके बोर्ड के लिए। अब आपका बारी है। आप 12th क्लास के सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं। इसके बाद में आपके दूसरे विषय जो भी हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सभी के सारे सब्जेक्ट सॉल्व करूंगा, फुल सॉल्यूशन दूंगा। चिंता करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक का बटन प्रेस कर देना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो संपूर्णानंद है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ख पाठ है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो प्रेम सागर है, ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका पैटर्न रहेगा 2022 का एग्जाम का, उसी का ये प्रश्न है और उसी का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। आप इन सभी क्वेश्चन पेपर्स का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जा करके इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स अभी अभी अवेलेबल कराए गए हैं 2 दिन 3 दिन पहले, और ये सारे के सारे सबसे पहले 9th का पेपर आया था, सारे सॉल्व करा दिए थे हमने। अभी 10th और 12th दोनों के एक साथ में आ चुके हैं, तो 10th और 12th को दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं और सभी के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा। आपको घबराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं? तो वो हैं यशपाल, ठीक है। इसके बाद में आपका घ ऑप्शन जो है, आवारा मसीहा के रचनाकार जो हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम घ के बाद में ड क्वेश्चन पे। ड में आपका पूछा गया, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? तो कौन है वो? हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कामयानी किस युग की रचना है? तो ये छायावादी युग की रचना है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लास्ट तक दूंगा, घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। निम्नलिखित कवियों में से किन्हीं में से कौन प्रगतिवाद युग का है? तो वो अग्रदास है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग पार्ट जो है इसमें है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1943 ईस्वी है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आपका द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो कौन सी वो रचना नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा घ ऑप्शन, यानी कि आपका कामयानी, ठीक है, द्विवेदी युग का। इसके बाद आपका ड ऑप्शन जो है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? तो मामा जो है ये महाकाव्य नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का पैसेज आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पैटर्न यही रहेगा, इसको मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि पैटर्न क्या रहेगा। नंबर इसी तरह से बटे रहेंगे, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे आपको, बिल्कुल सेम टू सेम जो पेपर आप देख रहे हैं ऐसा का ऐसा ही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बस हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन चेंजेस का मतलब हो गया कि 3 नंबर क्वेश्चन की जगह 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 की जगह इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक गद्यांश आएगा जिस पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको बताना है। सबसे पहले तो इस गद्यांश का संदर्भ मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से लिया गया है या उद्धत है, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ, निधियाँ मतलब तत्वों या फिर जो सामग्री है जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न इसी में पूछा गया है कि रेखांकित पद जो यहाँ पे दिया गया था वहाँ से मैंने ये रेखांकित लाइन उठाई है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा? इसको हमें जो है व्याख्या करके बताना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम कर सकते हैं। विद्वान जो लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं और इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा यानी वस्तुओं यानी रत्नों को धारण करने वाली भी है। बहुमूल्य रत्न, धातुएं और खनिज पदार्थ, अन्न, फूल, फल, जल, इस प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, ये हमारा
प्रगाढ़ परिचय होना चाहिए, ये हमें या फिर हमें इससे परिचित होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रेखांकित से जो आपका वर्ड थे इनके हमने व्याख्या कर दिया। ठीक है, अब इसका चौथा जो प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पांचवा क्वेश्चन है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए यह आवश्यक है, पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियों, पृथ्वी में पोषित अनेक प्रकार की धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टी आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल या परीक्षण करा कर के देखा जाए कि यह सब किस किस दृष्टि से उपयोगी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। और इसका अथवा पार्ट अगर आप करना चाहते तो आप ये कर सकते थे, मैंने कोई भी अथवा में से एक करना है तो आपको कोई भी मैंने एक का आंसर दिया है। ठीक है, तो आप इस गद्यांश का भी उपयुक्त शीर्षक, संदर्भ और रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसके अलावा लेखक क्या कहना चाहता है ये आप देखें। यहाँ पर लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, ये और गद्यांश का भाव स्पष्ट करना है और गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता बतानी है। तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैंने एक आपको कोई भी क्वेश्चन का अथवा पार्ट में से कोई भी एक करना है, या तो मेन क्वेश्चन करना है या अथवा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे दिए गया गद्यांश है, इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे 2 लाइन अंडरलाइन है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ वगैरह लिखना है आपको, तो ये आपको गद्यांश मिल जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो डायरेक्ट बोर्ड की वेबसाइट से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, ये वाला जो आपका प्रश्न नंबर 4 का गद्यांश है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। तो संदर्भ प्रस्तुत, संदर्भ हम लिखेंगे, यहाँ पे डॉट लगाना भूल गया, यहाँ संदर्भ के आगे डॉट लगा दिया, लाइन खींच दे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित केकई का अनुपात शीर्षक से उद्धत है या लिया गया है, अनुताप से। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या इस प्रकार है, सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझे अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। ये रेखांकित जो अभी 2 लाइनें हैं उसका ये हिंदी अनुवाद है या व्याख्या आप बोल सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार का जिक्र हुआ है। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पद्यांश का भाव हम स्पष्ट करते हैं, दुर्बलता की ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति में केकई ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए पंचवटी में उपस्थित सभा और श्री राम के समक्ष कहा था, जिसका आशय था कि सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझे अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रह गया है। इसके बाद इसका 5वां पार्ट यानी 5वां क्वेश्चन है, भाषा की विशेषताएं बतानी है। तो भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इसमें शांत रस और सवया छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब इसके अथवा पाठ अगर आप वो नहीं करना चाहते थे तो अथवा पाठ वाला लज्जाशीलता पथिक वाला ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से इस क्वेश्चन को करें या उस क्वेश्चन को, कोई भी मैं एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा हर क्वेश्चन का। यहाँ पे इस उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, अंश की व्याख्या करनी है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं ये आप बताएं, मतलब राधा क्या कहना चाहती है ये बताना है, और होठों की ओ कमल मुख में अलंकार आपको बताना है, और जलद और कृषक ललना का अर्थ आपको बताना है। तो इस तरह से ये प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं, चाहे तो जो मैंने प्रश्न के उत्तर अभी दिए हैं उसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। किसी भी एक लेखक का आपको करना है। यहाँ पे आचार्य हैं और उसके बाद में आपका कलाम है और आपका शरण अग्रवाल है, इनमें से किसी का भी। तो हमने जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन लिया है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जीवन परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। पिता का अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम
ज्योतिषमती था। ठीक है, पिता का अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिषमती था। आप सरयू पारीण ब्राह्मण थे, ये मतलब ये ब्राह्मण थे। ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, समझना है कि क्या क्या लिखना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान साहित्यकार संसार को सूना करके पंचतत्व में लीन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की बात बताते हैं। साहित्यिक सेवाएं या रचनाएं हम बता सकते हैं। द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलिट की उपाधि प्राप्त की, डाइट की, और कई विभागों के अध्यक्ष और श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है, अब इनकी कृतियाँ जो है उनकी बात करें तो इनकी कृतियाँ जो हैं इस प्रकार से: कबीर सन 1942 और नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, साहित्य का मर्म 1949, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। निबंध संग्रह की बात करें तो इसमें कल्पलता, अशोक के फूल और वितर्क, विचार प्रवाह और कुटज और विष के दंत, इस तरह से इनके हैं। और उपन्यास की बात करें तो इनके उपन्यासों में शामिल किया जा सकता है, जिसमें बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पूर्ण नवा और अनामदास का पोथा। ठीक है, और अनामदास का पोथा। उसके बाद में भाषा शैली की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद जी का भाषा जो व्यवहारिक, सांस्कृतिक और आपका पांजल परिमार्जित खड़ी बोली है। इसके साहित्य में वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक और गवेषणात्मक के दर्शन होते हैं। और साहित्य में स्थान की बात करें इनकी तो साहित्य में स्थान कुछ इस प्रकार से है। हजारी प्रसाद जी ने सूर, कवि और तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई हैं। उनका निबंध जो है साहित्यिक हिंदी की स्थायी निधि है और उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। तो ये तरह से हम साहित्य में स्थान वगैरह और सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है, ध्यान रखना है। इसका ख पार्ट में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। तो मैथिली शरण गुप्त हैं, पंत हैं और रामधारी सिंह। तो हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कोई भी एक ही करना है तो उनका बता सकते हैं कि गुप्त जी का जो जन्म है वो चिरगांव यानी झांसी में सन 1886 ईस्वी में संवत 1943 में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य के से विशेष प्रेम था और गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर में ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहवासन हो गया। साहित्यिक परिचय में हम लिख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था से ही एक काव्यात्मक प्रति के विद्यमान प्रवृत्ति उनके अंदर विद्यमान थी। ये अल्पावस्था में ही छीट-फूट कविताएं करते थे, उनकी रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता लेखन का प्रारंभ सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 में यानी कि लगभग 3 साल बाद में मिली। प्रकाशित एक पुस्तक हुई थी भारत भारती, जिसके पश्चात इनको मिलना शुरू हो गया। इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी विख्यात किया गया था इसी द्वारा, भारत भारती के द्वारा। और खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। वे द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो इनकी बहुत सारी 2 तरह की रचनाएं हैं कि अनुदित और एक मौलिक। अनुदित और मौलिक रचनाओं में उन्हें साहित्य में विशाल स्थान दिया और इनका विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। और मौलिक रचनाओं में उन्होंने जो है भारत भारती, साकेत और यशोधरा नाम से दी। और अन्य जो उनकी मशहूर रचनाएं जो है जिसमें जयद्रथ, वध है, अनध है, द्वापर है, झंकार है, पंचवटी है, नहुष है, पृथ्वीपुत्र है, प्रदक्षिणा है और सिद्धराज है, इस तरह से। और अनुदित रचनाएं जो हमने पूछा था, अनुदित रचनाएं ऊपर बताया था, इसमें प्लासी का युद्ध है, मेघनाद वध है और
व्रत संहार आदि इत्यादि इसमें शामिल है। तो इस तरह से हमको लिखना है। छठा क्वेश्चन जो है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर देखिए, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखे, अथवा में आप लिख सकते हैं ध्रुव यात्रा कहानी की वस्तु कथा। तो आपको कोई भी एक करना होगा, तो मैंने कोई एक ही किया है। तो यहाँ पर है ये जो आपका पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से पढ़ करके याद कर सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको पूरा सोल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो आप इस कहानी का जो है उद्देश्य देख सकते हैं। इसमें जो है आपका पंचलाइट में जो है परिवेश की कहानी, बिहार के परिवेश की कहानी है, जिसमें इसका पूरा का पूरा संस्कार बड़े बड़े लोगों का उसमें किस तरह से सिद्ध किया जाता है, प्रतिबंध किस तरह से हटाए जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष किस तरह से इसमें बनाई गई हैं या फिर बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां जो क्वेश्चन है, स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है, अथवा में श्रवण कुमार काव्य खंड के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण करना है। तो यहाँ पर श्रवण कुमार काव्य खंड के हिसाब से हम पहला जो प्रश्न है इसी का आंसर दे रहे हैं। तो इसी का आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उनका जो है, उनके अंदर श्रवण कुमार के अंदर क्या क्या था, तो वो मातृ पितृ भक्त थे। एक तो ये चीज़ हम उनको बता सकते हैं आप उस काव्यखंड के आधार पे। उसके अलावा सत्यवादी में मतलब सत्यवादी नाम के सत्यवादी तो बहुत बड़े थे ये, ठीक है। और इसके अलावा क्षमावादी तो पूछो ही मत, क्षमाशील इतने थे कि इन्होंने अपने जब इनको तीर लगी थी तो इन्होंने ये कह दिया था कि ये भाग्य का दोष है, इसीलिए उनको भाग्यवादी भी कहते हैं। श्रवण कुमार भाग्य में विश्वास रखते थे और उनके अनुसार जो उनकी मृत्यु हुई थी गलती से दशरथ द्वारा बाण लगने पर, तो उन्होंने उनको दशरथ को कोई दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा श्रवण कुमार ने कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो मुझे प्राप्त हुआ। तो भाग्य के अनुरूप वो चलना जानते थे, किसी को दोष नहीं देते थे। यानी कि कहते थे कि मनुष्य जो कर रहा है उसके कर्म ही उसके परिणाम जो है देते हैं। उसके बाद में आत्मसंतोषी भी थे वो, और भारतीय संस्कृति का उच्च जो वो सच्चा प्रेमी कहलाए गए। तो इस तरह से हम इनके पूरा का पूरा जो है काव्यखंड के नायक के बारे में एक एक पंक्ति, एक एक लाइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो इसी का अथवा पार्ट है, तो इसका जो अथवा नहीं, सेकंड पार्ट जो है इसमें से कोई एक करना था। इसमें रश्मिरथी का खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण करना है, या फिर आप कर्ण का जो चरित्र चित्रण खंड काव्य के आधार पर करना है, और रश्मिरथी खंड के आधार पर कर्ण का चरित्र। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको केवल घुमाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो अथवा वाला पार्ट हमने जो ये वाला पार्ट है ये किया है, लिखा हुआ है अथवा। तो रश्मिरथी कर्ण के चरित्र पर आधारित जो है आपको चरित्र चित्रण करना है। क्वेश्चन दोनों सेम ही लग रहा है, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो मैंने जो अथवा पार्ट है उसको किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कर्ण का जो है, कर्ण क्या था, तो नायक कर्ण था, नायक के रूप में माना गया कर्ण को। उसके बाद में साहसी और वीर योद्धा के रूप में माना गया है। इनमें सभी के पैराग्राफ 1 बाई 1 लिखने हैं, आपको बहुत समझदारी से समझना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप आराम से शांति से पढ़ोगे, बिल्कुल धैर्य से, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा है साहसी और वीर योद्धा, जैसे मैंने बताया सच्चा मित्र तो था ही वो दुर्योधन का, उसने छोड़ा ही नहीं साथ, चाहे कुछ भी हो चुका होता है उसके साथ में। सच्चा गुरु भक्त भी था, उसने अपना जो है श्रद्धालु इतना था कि वो उसको जब कीटगण जब उसको काटता है तो भी वो अपने गुरु को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको परेशान नहीं करता है। उसके बाद में परम दानवीर है, उसने अपने हर चीज़ को दान किया है जब भी उससे मांगा गया है। उसके बाद महान सेनानी तो है ही, कौरवों की ओर से लड़ने में वो सबसे आगे रहा। उसके बाद में आप नेक्स्ट जो है, इसने एक और कहा था कि जैसे कि कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन को, मतलब भीष्म ने कहा था अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे। यानी कि अर्जुन को जो कृष्ण मिले थे उसी तरह कौरवों को कर्ण मिले थे, ये भीष्म की वाणी थी। और इसके बाद में हम अगला जो क्वेश्चन कहें इसमें टॉपिक ले सकते हैं, वो जाति प्रथा का विरोधी थे कर्ण, और उसके अलावा कृतज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने अपने सभी को मतलब आप देखोगे, आपने तो पढ़ा भी है और वैसे भी आपको केवल लिखने की समझ होनी चाहिए कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी आपने महाभारत देखी हुई है, आपको सब कुछ याद होगा, केवल उसको लाइन से पिरोना है। पिरोना का मतलब है सही तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनर पढ़ते ही आपको नंबर दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसमें थर्ड पर्सन जो पूछा गया, इसमें मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक लिखना है या फिर नायक का चरित्र चित्रण करना है इसी का। तो हमने किया है खंड काव्य का जो है, इसमें आपका
लोकायतन महाकाव्य का जो है यंश है और ये इसका कथानक हमने लिखा है। इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है ये हमने बताया है। ठीक है, ये सुमित्रा नंदन द्वारा रचित काव्यखंड है और इसमें घटनाओं का जो है स्वतंत्रता संग्राम जो घटना हुई है उसका चरित्र चित्रण किया गया है। इसके माध्यम से वे अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करके जनता में चेतना का उत्पन्न करना चाहते थे। ठीक है ना, ये इनका जो है इसमें ये पूरा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसमें पूरा का पूरा लिखेंगे और इसमें जो है विदेशी वस्तुओं का जो हटाया गया और गांधी जी ने जो स्वदेशी अपनाओं का नीति अपनाया था उसको बहुत प्रोत्साहित किया गया। इसमें भारत छोड़ो का नारा दिया गया और संपूर्ण स्वतंत्रता चाहने की बात की गई थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो वाली नीति जो है उसमें जो उन्होंने मुस्लिम लीग वगैरह की स्थापना की थी, वो भारत विभाजन की जो मांग हुई थी, तो वर्ष सन 1947 में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में राष्ट्र एक घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमें कथानक इसमें बताना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप आराम से बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ सकते हो, टेंशन फ्री रहो। इस चैनल पे आपको मिलेगा तो फुल सॉल्यूशन मिलेगा, यानी तो नहीं मिलेगा नहीं। ठीक है ना, हमारा काम है, हमने पूरे हिंदुस्तान में हर बोर्ड के फुल सॉल्यूशंस दिए हैं, हमारा यही बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बाकी आपको किसी भी चैनल पे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर लाइक दबाना भूल गए होगा तो लाइक बटन तो यार प्रेस कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, लाइक बटन जरूर प्रेस करना, ताकि हमको भी आप लोगों से एक उम्मीद रहती है कि आप लोग कम से कम इतनी मेहनत करने का कुछ तो परिणाम दोगे। आपका जो मॉडल पेपर है ये काफ़ी लेंदी होता है, इसको सॉल्व करने में बहुत समय जाता है, बहुत ध्यान से सॉल्यूशन बनाना पड़ता है ताकि आप लोग पढ़ो तो आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाए। अच्छे तरीके से हमारा बताना आपको काम है। इसके आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें त्यागपंथी काव्यखंड की कथा वस्तु आपको लिखनी है, अथवा में आप चाहे तो त्यागपंथी हर्षवर्धन का जो चरित्र चित्रण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका जो है पूरा का पूरा खंड काव्य की कथा को 5 सर्गों में जो बताया गया उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें आपका त्याग को जो है इसमें ज़्यादा वर्णित किया गया है सम्राट के, और यहाँ पर कवि ने खंड में राजनीतिक एकता और विदेशी आक्रांताओं को आक्रमणकर्ताओं को भारत से भगाने का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम सर्ग में क्या किया गया है, यहाँ पर आपका पूरा लिखा गया है प्रथम सर्ग में क्या क्या हुआ। इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा लिखें, इसमें से आप 2-4 लाइनें कम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जो आपको ऐसा लगता है कि आप याद नहीं करना चाहते हैं या आपसे याद नहीं हो पाएगा तो उन लाइनों को आप छोड़ सकते हैं। गारंटी देता हूँ आपको नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन सर्ग सारे लिखने होंगे। प्रथम सर्ग आपको इस तरह से लिखना होगा। इसके बाद में द्वितीय सर्ग, क्योंकि 5 सर्ग है तो 5 सर्ग के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा। द्वितीय सर्ग में आपको ये पूरा का पूरा इस तरह से लिखना होगा। इसमें से आप 3-4 लाइनें कम कर सकते हैं, यहाँ तक आप इसमें से कुछ भी लाइनें 2-4 जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है उस लाइनों को हटा सकते हैं चाहे तो, लेकिन आपके बुक के हिसाब से ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप चाहें, जैसे कि कुछ बच्चों को ये बड़े बड़े चीज़ें याद नहीं होती है तो वो लोग इनको इसमें से जो लाइनें उनको अनावश्यक लगती हैं, उनको याद नहीं होती, उनको छोड़ देंगे तो भी उनके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन आपको लिखना इसी तरीके से फ्लो यही रहेगा। ये तृतीय सर्ग है, तृतीय सर्ग में आपका ये वाला जो है पूरा का पूरा तीसरे सर्ग में आपको लिखना है। आप चाहें तो पैराग्राफ ये वाला आप छोड़ सकते हैं अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको देखना ये है कि आपके टीचर आपको किस तरह से तैयार करें। उसके बाद चतुर्थ सर्ग जो है इस तरह से आपको लिखना है और पंचम सर्ग में आपका इसका निर्णय हो जाएगा और इस तरह से हमें सब कुछ बताना है। तो इस तरह से मिला करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब 5वां है सत्य की जीत। खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण करना है या फिर इसका जो है कथा वस्तु आपको लिखनी है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक करना है आपको। तो यहाँ पर हमने नायिका की जो है चरित्र चित्रण किया है। तो यहाँ पे द्रौपदी एक नायिका के रूप में उभरी हैं, तो उसके बारे में पहला पॉइंट हमने लिखा है। नायिका कहती हैं परिचय देते हुए कि जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, द्रौपदी दुष्टमुन की बहन और पांडुकुल वधु भीष्म धृतराष्ट विदुर को कब्रें यहाँ सहन। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि इस तरह का ये 2 लाइनें उन्होंने बोला है। अगर आपने महाभारत देखी है तो इसमें इस तरह के दोहे आपको हर जगह मिल जाएंगे। काव्यखंड में बहुत चीज़ें हैं। दूसरा है वो स्वाभिमानी है। ठीक है, तो द्रौपदी एक स्वाभिमानी स्त्री है, इसके बारे में आप इसको लिखेंगे। तीसरा है उसके अंदर विवेकशीलता भरपूर है। उसके बाद में वो साध्वी के रूप में भी उभरी हुई हैं।
तो ये साध्वी का भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उनके बारे में जितना भी चरित्र चित्रण है वो कर सकते हैं। इसके बाद में खंड ख आपका शुरू होता है। हर प्रश्न हमने देख लिया। अब 8वें प्रश्न पे आते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला ये है और इसके अथवा में ये वाला है, तो आपको दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो हमने जो है आपका संस्कृत का जो है ये कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है आपका पहला वाला मैंने कर दिया है, जिसमें आपका प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया था। तो ये वाला आपका कौन सा हो गया कि ये हंसराज वाला आपका, जो आप चाहे तो हंसराज वाला कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के इसमें नृत्य जातकम खंड से उद्धत है या लिया गया है। इसका अनुवाद हम करेंगे, तो अनुवाद में क्या लिखेंगे हम कि प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया और मछलियों ने आनंद मछली को तथा पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। ठीक है, इस तरह से हर जाति में या हर वर्ण में अपने लोगों ने इस तरह से अनुवाद करना है आपको। उसमें कुछ भी नहीं है कि मतलब आपको कुछ खास बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका अथवा वाला करा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको करना है। तो यहाँ पे अनुवाद देर आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल शांत स्वभाव से और शांत रूप से इसको लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है आपका। इसके जो क के बाद में ख पार्ट पूछा गया है, तो ख पार्ट में आपसे पूछा गया है कि नमे रचते और इसमें से दोनों में से कोई एक का अनुवाद करना है। तो अनुवाद बहुत ही सिंपल और छोटा सा होता है। तो हमने जो अनुवाद कर दिया है, संदर्भ सबसे पहले लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की दिग्शीर्षिका के जातक कथा नामक पाठ से जो है उद्धत है, और उसके अलावा अनुवाद हम करेंगे। मुझे तुम्हारे द्वारा उल्लू का राज्य अभिषेक पसंद नहीं, इस अक्रोधित का मुख तो देखो, ना जाने क्रोध में कैसा हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस लाइन का। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना ही बड़ा होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको बताना होता है कि कौन से पार्ट से लिखा गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है, और अनुवाद में उसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद में जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए हम सभी के वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तलवार की धार पर चलना। तो तलवार की धार पर चलना बहुत कठिन कार्य करना। वाक्य में प्रयोग आज के समय में मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना तलवार की धार पर चलने के समान है। दूसरा है टका सा जवाब देना। तो इसका मतलब है टका सा जवाब देने का इनकार करना। वाक्य में प्रयोग है पिताजी ने तुम्हें एक काम करने के लिए कहा और तुमने उनको टका सा जवाब दे दिया। ठीक है, उसके बाद दाल में काला होना। तो दाल में काला होने का हम निकाल सकते हैं कि किसी बात का संदेह होना। तो इसमें किसी बात का संदेह होना का हम वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, आप मुझे मत फंसाइए साहब, मुझे पता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। वाक्य प्रयोग कर दिया। और चौथा पूछा गया है नमक मिर्च लगाना। तो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं तुम्हारी तो आदत ही हर बात को नमक मिर्च लगा के कहने की है। तो ये तरह वाक्य में प्रयोग कर देंगे। 10वां क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में के संधि विच्छेद के सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले तदापि का संधि विच्छेद जो होगा तथा प्लस अपि होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है परमेश्वर का संधि विच्छेद आपको बताना है, जिसमें इसका आ जाएगा परम प्लस ईश्वर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है गायक का संधि विच्छेद करना है। तो गा प्लस यकह हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में इसमें ख पार्ट है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बतानी है। तो यहाँ पर जो है आत्मनः, इसमें विभक्ति और वचन जो है वो षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। पहला ऑप्शन आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है नमानन नामनान। तो विभक्ति और वचन बताना है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करना है आपको। तो यहाँ पे शब्द युग्म जो दिया है वसन और व्यसन, तो इसका मतलब होता है वस्त्र और आदत। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में डी पार्ट पूछा गया है विस्तार और अवधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कमल और बादल। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, मैंने आपका ऑप्शन ही पढ़ दिया। देखिए पहला का तो आंसर आपने देख लिया, वसन और व्यसन का हो जाएगा वस्त्र और आदत। और यहाँ पे सेकंड जो है अंबुज और अम्बुद, इनका बताना है। तो इसका सही जोड़ा क्या हो जाएगा, अंबुज और अम्बुद का।
तो यहाँ पर सही जोड़ा होगा कमल और बादल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ख पार्ट पे आते हैं। ख पार्ट में निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको लिखने हैं। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं। सबसे पहले अंबर, अंबर की जगह आपका कोई भी आ सकता है। अंबर को अचल, ध्रुव या अविचल कहते हैं। पट को वसन, अंबर, परिधान, चीर और वस्त्र कहते हैं। विधि को कानून, रीति, ईश्वर, भाग्य और ढंग कहते हैं। नाक को हाथी, पर्वत, बादल, सांप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो ही लिखने हैं। मैंने सभी के 3-3, 4-4 बता दिए हैं, याद रख लेना आप अच्छी तरीके से। अच्छा, आपको जो है आपके एग्जाम की तैयारी बेस्ट हो जाएगी। इसके बाद में ग पार्ट जो है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। तो यहाँ पर है जो आंखों के सामने हो उसको बोलते हैं नेत्र सम्मुख, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पूछा गया जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक आपने लाइक बटन नहीं प्रेस किया तो फटाफट लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट अपलोड करूंगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के। तो आपको एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे। कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। और मिल जाए तो मुझे भी बता देना यार, मैं भी कम से कम खुश हो जाऊँगा। यूट्यूब पर आपकी हेल्प के लिए कोई चैनल ऐसा है जो आपको ज्ञान से ज़्यादा सॉल्यूशन देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। तुम कुर्सी पर बैठे हैं, ये तो गलत है। तो इसमें क्या है, तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो इसका हो जाएगा इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। इसके बाद में सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। तो यहाँ पे कवित्री ही मिस्टेक है, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। ठीक है, ये आपका कवित्री लिखा है और यहाँ पे कवित्री होगा। इसके बाद में चौथा है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। 2 बार कृपा नहीं आएगा, अनुमोदन करने की कृपा करें, ये सही हो के वाक्य हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी 2 करने थे, मैंने सारे आपको बता दिए। 12वां जो प्रश्न है, इसमें वीर रस अथवा हास्य रस दोनों में से कोई एक, वीर रस या हास्य रस का स्थायी भाव और उदाहरण और परिभाषा लिखना है। तो मैंने हास्य रस का बताया। हास्य रस का स्थायी भाव, रस का स्थायी भाव हास है, क्योंकि इस रस के अंतर्गत हंसी यानी मुख मानी गई है। कोई व्यक्ति विकृत भाव भंगिमाओं को बनाता है या विशेष प्रकार के वस्त्र पहनता है जिसे देखकर एकाएक हंसी छूट पड़ती है। ऐसी स्थिति में हास्य रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव हास है। हास्य रस की परिभाषा लिखना चाहें तो हास्य रस को मनोरंजन रस भी कहा गया है। हास्य नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होकर जब अस्वाद का रूप धारण करता है तब उसे हास्य रस कहा जाता है। तो ये हो गया उदाहरण, इसमें मैंने बता दिया जिसे देख करके हंसी छूट जाती है। परिभाषा हमने देख लिया और स्थायी भाव भी हमने बता दिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया 12वें का क पार्ट का। अब ख पार्ट की बात करते हैं। ख पार्ट में आपसे पूछा गया है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताना है। तो मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण बताया है, तो इसकी परिभाषा और लक्षण दोनों चीज़ें हम बताएंगे। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लक्षण है जनु, मनु, ईव, मानो, मनो, मनु आदि। और पहचान है मनो, मानो, मून, मनु, मनुह, जानो, ईव, जनु, जानहु, ज्यों आदि शब्द अगर किसी अलंकार में आते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस तरह से उदाहरण दे दिए, पहचान दे दिए, लक्षण दे दिए, परिभाषा दे दिए। ठीक है, अब आते हैं ग पाठ में। ग पाठ में आपसे पूछा गया है दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण का उदाहरण देना है। तो मैंने सोठा दिया है। सोठा छंद क्या है, इस छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। पहले और तीसरे चरण के अंत में एक लघु वर्ण अवश्य होना चाहिए। दूसरे और चौथे चरण के आरंभ में जगण नहीं पड़ना चाहिए, यह दोहे का उल्टा होता है। और सोठा में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 एवं 13 मात्राओं पर विराम भी होती है। और सोठा अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ये अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू भी बन सकता है। और सोठा छंद के उदाहरण की बात करें तो हम इस तरह से एक उदाहरण दे सकते हैं जिसमें आपका नील सरोहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, इस तरह से ये वाला जो हमने दोहा लिखा है इसका स्पष्टीकरण दिया है। इसमें मात्राओं को मिलाकर के 11 + 13 टोटल 24 मात्राएं हो गया। अतः यहाँ पर पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा
दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, अतः यह एक सोरठा छंद है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, बैंक में खाता खोलने हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा में शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए उनको आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना है। तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। मैंने बैंक खाता खुलवाने का लिख दिया है, तो इस तरह से लिखेंगे हम, सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक कानपुर, विषय है बैंक में खाता खुलवाने होते के संबंध में, और यहाँ पे महोदय से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं राकेश कुमार, अपना नाम डालना चाहें, आप अपने दोस्त का किसी का नाम लिख सकते हैं, एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। आपके बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहता हूं, जिससे मैं आपके बैंक द्वारा उपलब्ध सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकूं। महोदय, मैंने बैंक अकाउंट खुलवाने से संबंधित सभी जरूरी कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है, अतः आपसे निवेदन है कि आप बैंक में मेरा एक नया खाता खोलने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद, भवदीय। और फिर भवदीय के बाद में नाम, पता, एड्रेस जो भी आप लिख देंगे। तो इस तरह से आप नाम, पता, एड्रेस लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 846902 और 568, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर, बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2021-22 की जो परीक्षाओं के प्रश्न पत्र है, चाहे अर्धवार्षिक हो या वार्षिक, आप इसको सेंड कर सकते हैं साफ फोटो या PDF बना करके, उसको कंप्लीट सॉल्व कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, ये नंबर 8469022568, इस पर कोई भी आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कोई भी मैसेज ना करें, अदरवाइज आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको वाकई में ज़रूरत है तो केवल आपको क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए ये नंबर दिया गया है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को साफ साफ फोटो खींच के भेज सकते हैं इस नंबर पे। क्वेश्चन पेपर, ओनली क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 2021-22 से संबंधित। पुराने पेपर्स को नहीं भेजेंगे, ये पहले बता देता हूँ, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। अभी हम 2021 के लिए आपके लिए कटिबद्ध है, क्योंकि अभी आपकी जो परीक्षा हो रही है इसी के लिए हम अभी कर रहे हैं। इसमें से अब लास्ट अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, चाहे देश की बेरोजगारी पे लिखें, आतंकवाद पे लिखें, वृक्षारोपण पे, विद्यार्थी और राजनीति पे, और देश की समृद्धि और विकास पे। तो मैंने यहाँ पे बताया है वृक्षारोपण का महत्व के बारे में, तो यहाँ पर हम वृक्षारोपण के बारे में सबसे पहले इसकी प्रस्तावना लिखेंगे, और उसके बाद में पेड़ जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, उसके बारे में पेड़ की जो मेन वो चीज़ है उसको समझाएंगे, पेड़ क्यों इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को समझा देंगे। इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद में पेड़ के बारे में जो है प्रदूषण अगर स्तर बढ़ता है तो किस तरह से मदद करते हैं, ये सब लिखेंगे। उसके बाद में स्कूल स्तर पर वृक्षारोपण का महत्व जो है वो कैसा होना चाहिए, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको स्किप कर दो, चाहे तो आप ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप स्कूल स्तर पर कैसे कैसे लोगों को या बच्चों को समझाया जाएगा वो इसमें बताना है। और वनों की कटाई अगर होती है और वृक्षारोपण नहीं होता है तो क्या होगा, और वृक्षारोपण करना भी जरूरी है। तो यहाँ वृक्षारोपण बनाम वनों की कटाई के बारे में बता देंगे। इसके बाद में हम निष्कर्ष जो है बता देंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो।